हाय फ्रेंड्स, प्रसिद्धि के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज रियल एस्टेट के चैनल पे एक मैं नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ और टॉपिक है रियल एस्टेट का मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कैसे यूटिलाइज और मिस गाइड लोग कर रहे हैं। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ नितेश जी हैं। नितेश जी, आपका वेलकम है। एंड मैं नितेश जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। नितेश जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं एंड इन्हें लॉ ने बाय चॉइस लॉ ने इन्हें चुना है, इन्होंने लॉ को नहीं चुना है। इसकी वजह से 2021 में जो इंडिया के जो फोर्ब्स का जो लिस्ट होता है, इसमें टॉप 10 में ये थे। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इंडियन का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ये 8 साल तक उसके भी एडवोकेट रहे हैं। तो नितेश जी, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हॉर्स और लॉ ये एक साथ कैसे कंबाइन हो गया? वेल, घोड़े का मुझे बचपन से शौक रहा और मैं कुछ घोड़ों को ओन भी करता हूँ। मुझे गोल्फ का भी शौक है तो गोल्फ भी खेलता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स कार का शौक है, तो ये सब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरे लाइफ में है लॉ के अलावा। वाह, अच्छा। आज जो हमारा टॉपिक है नितेश जी, देखिए मतलब मैं बहुत बारी बातें करता हूँ। जो टॉपिक है ना कि हम लोग रियल एस्टेट में देखिए हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए हमें क्या होता है, देखिए मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं, देखिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द है ना, मुझे लगता है कि सिर्फ 10% लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज मेरे जितने व्यूअर है ना, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चले कि वो होता क्या है और रियल एस्टेट को ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। मैं आज आपको बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग है। और ये खासकर रियल एस्टेट को जो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है उसको इम्पैक्ट करता है, वो कैसे करता है, और कॉमन मैन जो आम आदमी है इस देश के, उनको कैसे इम्पैक्ट करता है ये। तो हम शुरू करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग वहीं पे होता है अगर जो पैसा आपके पास है, अगर वो पैसा किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज से बनाया गया हो। अगर कोई क्राइम से, ड्रग से, मर्डर से, रैंसम से, बैंक स्कैम से, करप्शन से जो पैसा बनाया गया है, वही पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपने इनकम टैक्स इवेड किया है, लेकिन वो पैसा अगर आपने लेजिटिमेट सोर्स से बनाया, आप अपने एक लेजिटिमेट बिजनेस से बनाया है, लेकिन आपने उसमें इनकम टैक्स इवेड कर दिया है, फिर भी वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ क्रिमिनल क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो पैसा बनाया गया है, सिर्फ वही फॉल करेगा। इसको मैं थोड़ा और एलाबोरेट कर देता हूं इस तरह से कि मान लीजिए कि करप्शन का पैसा है, कोई काम हुआ, पॉलिटिकल करप्शन हो गए या ब्यूरोक्रेटिक करप्शन हो गए, किसी भी तरह से करप्शन हुआ है, उसमें जो पैसा जनरेट हुआ है वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में आएगा। अगर बैंक स्कैम हुआ है तो वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में आएगा। अगर ड्रग्स बेच करके पैसे कमाए गए हैं तो वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में आएगा। अगर किसी अपहरण, किडनैपिंग से जो रैंसम जनरेट हुआ है, वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में आएगा। सो कोई भी क्राइम से रिलेटेड जो पैसा है, सिर्फ वही मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में आएगा। तो जो आज के समय में सर लाइजनिंग के थ्रू जो लोग पैसे कमा रहे हैं, उसको भी तुम करप्शन ही मान लेते हैं ना? देखिए, लाइजनिंग भी एक करप्शन है, बट लाइजनिंग डिफरेंट लेवल्स के हैं। अगर आप किसी काम को करवाने के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं और वो काम ही अगर इलीगल है, गैर कानूनी काम करवा रहे हैं और उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आएगा। सर एक बात और बताइए मुझे कि जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है तो आपने पूरा डिफाइन कर दिया है, मेरे जो व्यूअर उनको समझ में भी आ रहा है,
इसका रियल एस्टेट पे कैसे आता है, मतलब रियल एस्टेट में इसका कैसे यूजेज होता है? देखिए, सबसे ज्यादा जो सेक्टर है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पार्क किए जा रहे हैं, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। लेट्स टेक इट, आप ऐसे समझे बात को कि अगर 100 करोड़ रुपया करप्शन से या ड्रग्स बेच करके या बैंक स्कैम से अगर 100 करोड़ रुपए का जनरेशन हुआ है, तो 100 करोड़ आके कहीं तो इन्वेस्ट होगा। उसको किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी सोर्स से देश के मेन इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया जाएगा और वो सोर्सेज ढूंढे जाते हैं फिर, और वो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। उस पैसे को किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरह से, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो किसी शेल कंपनीज के द्वारा उसको रोटेट करके और उसको चेक बैंकिंग चैनल से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जाता है। और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है जो ऐसे पैसे होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पैसे होते हैं। आप उसको बैंक में नहीं रख सकते, आप घर में नहीं रख सकते, आखिर कहीं तो इन्वेस्ट होगा, तो उसको रियल एस्टेट सेक्टर में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। आपका अगला सवाल था कि ये रियल एस्टेट को कैसे इंपैक्ट करता है। सी, आप इसको ऐसे देखें, हो सकता है ये जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो कि डेवलपर्स के पास पैसे जा रहे हैं, इलीगल पैसे जो हैं वो पैसे आ रहे हैं, उनका वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। लेकिन आप इसका जो रिवर्स इम्पैक्ट है वो आप देखें कि कॉमन मैन, आम आदमी जो है इस देश के, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनको कैसे इंपैक्ट करता है, ये बहुत जरूरी है समझना। कई बार हम लोग देखते हैं कि आम आदमी इस देश के ये कहते हैं कि ठीक है जी, बैंक स्कैम हो गया, उससे हमें क्या लेना देना, हमारे ऊपर कैसे इंपैक्ट करेगा, हमारी जिंदगी तो इसी तरह चल रही है, हम रोज कमाते हैं, हमारी सैलरी आती है और हमारा घर चल रहा है, हम उससे किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या इंपैक्ट हो रहे हैं। आप हो रहे हैं उससे इंपैक्ट, जो आपको पता नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपने अपने सैलरी सेविंग से और बैंक लोन से आपने सोचा कि कोई प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, और आप वो प्रॉपर्टी या तो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए खरीद सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपका हार्ड अर्न मनी है, जो आपके सैलरी का पैसा हो सकता है, बिजनेस का पैसा हो सकता है, आपके और भी लीगल सोर्सेस के पैसे हो सकते हैं। तो जो ऐसे पैसे हैं जो आपके लेजिट मनी है, आप उसको बहुत ही कॉशियसली, बहुत ध्यान से खर्च करना चाहते हैं, उसको आप थोड़ा उस पर ध्यान रखते हैं उन पैसों का। तो जब आप अब अब इसके अपोजिट आप देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो या क्राइम से जो पैसे बनाए गए हैं, वो पैसे कहां से आए हैं? वो पैसे आए हैं करप्शन से, वो पैसे आए हैं बैंक स्कैम से, वो पैसे आए हैं ड्रग्स बेच करके, वो पैसे आए हैं रैंसम से, वो पैसे आए हैं कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज से। अब क्या है कि जिनके पास ऐसे पैसे हैं, वो उन पैसों को कहीं ना कहीं, उनका इंटेंशन प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होता है। उनका फर्स्ट इंटेंशन होता है कि इस पैसे को जो हमने क्राइम से जनरेट किया है, इस पैसे को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कहां पे इसको पार्क करूं, पार्क करने के बाद इसको जो देश की मेन इकोनॉमी है उसमें कैसे इसको इंटीग्रेट करूं, ताकि वो उसके अंदर जाकर के ये पैसा, करप्शन का पैसा या जो क्राइम से पैसा जनरेट हुआ है, उसको मेन इकोनॉमी में हम उसको मिक्स कर दे, ताकि कल पता ना चले। तो उनका इंटेंशन प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, उनका इंटेंशन है कि पैसे को कहीं ना कहीं पार्क करना और उसको मेन इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना। अब आप देखिए, एक कैटेगरी है जिसमें एक आदमी का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनका इंटेंशन है कि हम एक घर खरीदें और हमारा हार्ड अर्न मनी है, सैलरी के पैसे हैं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो वो चाहेंगे कि हमें वो घर कम से कम और किफायती दरों पे मिले हो। लेकिन वहीं पे जो मनी लॉन्ड्रिंग करके क्राइम से आया हुआ पैसा है, उनका इंटेंशन घर खरीदने का नहीं है, उनका इंटेंशन है कि किसी तरह से ये पैसा कहीं पार्क हो जाए। तो वो जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो वो उसके लिए 1.5 करोड़ भी दे देगा या 2 करोड़ भी दे देगा, क्योंकि उसका इंटेंशन प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, उसका इंटेंशन है पैसे को पार्क करना। और विजयी जो मिडिल क्लास है, उनका इंटेंशन है कि हमें घर मिले। तो अब आपके पास 1 करोड़ है और जो क्राइम से पैसा कमा के आए हुए हैं उनके पास 100 करोड़ है। वो जो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ में मिलेगी वो 2 करोड़ में खरीदेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन घर खरीदने का तो है नहीं,
उनका इंटेंशन है पार्क करने, पैसे पार्क करना है उसको, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे पार्क करके छोड़ देना है, क्योंकि वो पैसा उनका हार्ड एंड मनी नहीं है, वो पैसा उन्होंने क्राइम से बनाया हुआ है और उसको किसी न किसी रास्ते से उसको मेन इकोनॉमी में लाना है। तो इसलिए वो जो है इस तरह से प्रॉपर्टी का प्राइस राइज हो जाता है उन लोगों की वजह से। अब एक प्रॉपर्टी जो आप 1 करोड़ देंगे और कोई उसके लिए 5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए देगा, ऑब्वियसली है कि वो प्रॉपर्टी उनको बिकेंगी, और इस तरह से आपको इंपैक्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और जो क्राइम का पैसा होता है मार्केट के अंदर। तो क्या अभी हम लोग ये मान के चले कि जो मार्केट में सडन 2-3 साल में जंप हुआ है, उसमें कुछ पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के भी होंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी विच इज जनरेटेड आउट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है, लार्जेस्ट अमाउंट, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे को पार्क कर सकते हैं, और वहां पे सेफ भी होता है उनका पैसा। लेकिन देखने वाली बात होती है, जब वो क्राइम डिटेक्ट होता है तो फिर आगे कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पैसे पकड़े भी जाते हैं। लेकिन मेन इंटेंशन यहाँ पे होता है जो मनी लॉन्ड्रर है उनको पैसे को कहीं ना कहीं पार्क करना और इन्वेस्ट करना, मेन इकोनॉमी में उसको मिक्स करना। एक चीज और इस जगह पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग आपको आप देखें इसको कि वर्ड से ही क्लियर होता है। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग क्या होता है? धोना। तो एक आप कंफ्यूज ना होए कि काला पैसा और इलीगल पैसा दोनों अलग अलग है। काला धन और इलीगल, काला धन वो भी हो सकता है जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो काला पैसा है जिसपे टैक्स नहीं दिया है, लेकिन पैसे का सोर्स जो है वो लेजिटिमेट सोर्स है। सो मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा जिस कैटेगरी में आता है वो पैसा क्राइम से होता है, और उसी पैसे को लाउंडर करके उस पैसे को लाउंडर किया जाता है। जैसे हमारे कपड़ा लाउंड्रिंग होता है, आप क्लोथ्स को लाउंड्री में देते हैं, उसी तरह से उस पैसे को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, और रियल स्टेट एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। सर सॉरी, मैं आपको एक फिर से डिस्टर्ब करूंगा। देखिए, आपने लॉन्ड्रिंग शब्द बोला है। सर, लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस होता होगा, इसको हम अपने कस्टमर को कैसे समझाएं कि इसका प्रोसेसिंग इसका कैसे है? देखिए, कस्टमर को इस वक्त या आपके व्यूअर्स को लॉन्ड्रिंग सिर्फ ये समझें कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है, और लॉन्ड्रिंग अमाउंट किस तरह का होता है, कहां से आता है वो लॉन्ड्रिंग अमाउंट। लॉन्ड्रिंग जो है आपको समझने की खास जरूरत मुझे नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए कि लॉन्ड्रिंग हो रहा है। आप भी केयरफुल रहें, आसपास अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो आप एजेंसीज जो हमारे सरकार की एजेंसी है उनको रिपोर्ट करें, उनको बताएं, और ताकि आपकी भी रोज की जिंदगी पे असर ना पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आपको शायद डायरेक्टली समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपके भी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो पैसा मेहनत से नहीं कमाया गया है उस पैसे का वैल्यू नहीं समझ आता है लोगों को, और वो पैसा जो चीजें आपको 100 रुपए में चाहिए होगी, वो जिसके पास इस तरह का पैसा है उसको 150 या 200 में खरीद करके उसी चीज का प्राइस बढ़ा देगा, और आप पीछे रह जाएंगे। इस तरह से आपको ये इम्पैक्ट करता है। सर, इसका बचने का उपाय क्या है? मतलब इस पे सरकार ऐसा क्या करे कि थोड़ा सा जो हमारे कॉमन पीपल है उनको प्रोटेक्शन मिले? इसलिए देखिए, ये जो एक इस तरीके की क्या होता है कि एक सर्कल होता है, एक गिरोह होता है जो करते ही रहेंगे, लेकिन इससे इम्पैक्ट तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर तो आएगा ना। वो बेचारे के पास 1 करोड़ ही है या 1.25 करोड़ है, वो तो खरीद ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा बेघर रह जाएंगे। तो सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाएगी? देखिए, सरकार इस पे हमारी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये सरकार इस सेक्टर में बहुत ही वेहेमेंटली, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बनाए हैं, उन्होंने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बनाए हैं, फेमा करके लॉ है। ये सारे लॉ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम को रोकता है,
और शायद यही सब कारण है कि देश से बहुत सारे लोग भागे इस लॉ की वजह से। आप लोगों ने सुना होगा देश छोड़ करके बहुत सारे विजय लोग माल्या, भागे देश। नीरव मोदी, संदेशरा ब्रदर्स, ये लोग देश छोड़ के भागे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में 10,000, 20,000, 15,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की। सर ये मनी लॉन्ड्रिंग था, ये बैंक लोन था। इसलिए कि देखिए हम लोग को जो मैं नॉर्मल लोगों की बातें करूं, उनको ये बताया गया कि बैंक से लोन लिया और लोन लेके भाग गए। समझिए इस बात को। हाँ। देखिए, बैंक आपको लोन देती है एक काम के लिए, एक पर्टिकुलर काम। जब आप बैंक से लोन मांगते हैं तो आपको बताना होता है कि आपको लोन किस लिए चाहिए। आपको घर खरीदने के लिए चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क के लिए चाहिए, तो बैंक का जो या इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए। तो बैंक आपको जब लोन देती है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन दिया जाता है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, इस इनकमेंट अपॉन यू टू रिटर्न दिस मनी टू द बैंक, क्योंकि आपने वो लोन लिया हुआ है। जब आप वो लोन वापस नहीं करते हैं तो फिर ये क्राइम हो जाता है और फिर इस पे एफआईआर रजिस्टर होता है और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पे वो पैसा को रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि जितना भी रिकवर हो जाए, सारा रिकवर हो जाए। फिर इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको अरेस्ट भी किया जाता है। और आज के दिन में तो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं उनको बेल लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए सरकार हर कदम उठा रही है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से जो इस देश की अर्थव्यवस्था, जो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, दैट इज बीइंग कर्ब्ड, दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दिस गवर्नमेंट। आप मान लीजिए अगर ड्रग्स से पैसा जनरेट हो रहा है तो ड्रग्स भी जो पैसा है वो एक तो वो हमारे जनरेशन खराब कर रहे हैं ड्रग्स समाज में ला करके, दूसरा वो पैसा आपके इकोनॉमी को खराब कर रहा है। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास एक हार्ड एंड मनी है, किसी के पास ड्रग्स का पैसा है, तो वो आपके रोज की जिंदगी को खराब कर रहा है। आप जो मैंने पहले भी बोला, आप जो सामान 100 रुपए में खरीदेंगे वो 200-500 में खरीद लेगा क्योंकि उसको पैसे की वैल्यू नहीं है और वो पैसा उन्होंने इलीगल सोर्सेस से, क्राइम से कमाए हैं। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी और भी चल रहा है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग की बातें कर रहे हैं, बट आज आप देखिए तो देश के जितने बड़े बिल्डर हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज मेजर प्लेयर है ना, वो चेक से ही पेमेंट ले रहे हैं। तो वहां पर तो चांस ही नहीं है कि किसी भी तरीके से लॉन्ड्रिंग हो सके। आप मतलब इंडिया के किसी भी रीजन में आप उठा लीजिए जो मेजर प्लेयर है। देखिए, इसमें भी लॉन्ड्रिंग होती है और बहुत मेजर लॉन्ड्रिंग होती है उसमें। आप बात को ऐसे समझे, मैंने पहले भी अपने कुछ क्वेश्चंस में बोला था आपको कि दो तरीके से पैसे जो है ना रियल एस्टेट में आते हैं, या तो कैश में आ सकता है या चेक में आ सकता है। जो पैसे चेक में आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लेजिट मनी है, वो लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है। वो पैसा क्या होता है कि जो बिल्डर्स चेक में लेना प्रीफर करते हैं उनको उसी पैसे को, उसी कैश को शेल कंपनीज द्वारा रोटेट किया जाता है और रोटेट करके पहले उसको बैंकिंग चैनल में लाते हैं उस पैसे को, और फिर उसी पैसे को चेक से पेमेंट किया जाता है बिल्डर्स को। तो वो भी पैसे लॉन्ड्रिंग के हो सकते हैं। और जो आज शेल कंपनी जो है इस देश में, बहुत सारी शेल कंपनीज होती थी, धीरे धीरे हमारी सरकार जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज को बंद किया है। शेल कंपनी का सिर्फ यही काम होता था कि जो कैश के पैसे हैं उनको बैंकिंग चैनल में कन्वर्ट करके जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। तो थ्रू शेल कंपनीज चेक में पैसे को, कैश को कन्वर्ट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, उसके बाद बिल्डर्स को पेमेंट किए जाते हैं चेक के द्वारा और ये बैंकिंग चैनल के द्वारा। तो इस तरह से लॉन्ड्रिंग होती है उसमें। मतलब कि हम ये मान के चले कि हम जो बड़े बड़े प्लेयर का नाम सुनते हैं वहां पे भी वो दूर के धुले नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, आप अगर सही तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो हर किसी के पास ऐसे पैसे मिलेंगे, हर बिल्डर्स के पास, हर प्रॉपर्टी सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं लोग, आपके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और जो होते हैं, जो आपके गुड़गांव, दिल्ली या देश के बॉम्बे, जिस देश के अलग अलग जगहों पे जो ऑफिस खोल के बैठे हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में। वो तो सही तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो शायद उनका भी पोल खुल जाए। आपने मेरे ऊपर क्वेश्चन डाल दिया। जो सही है सो बोलना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही है। सर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि अभी ना एक नया ट्रेंड आया है, हर एक बंदा चाहता है ना कि मैं बड़े बड़े लैंड बैंक में को बाई करूं।
सर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकता है? देखिए वहां पे लैंड बैंक में सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है और होता है। उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लैंड खरीदते हैं, खासकर आप, मैं फ्लैट्स की या बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप लैंड पार्सल्स की बात कर रहा हूं ना। लैंड पार्सल्स में जब भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको कैश और चेक दोनों ही देने पड़ते हैं। तो चेक अमाउंट आप देखेंगे कोई भी लैंड का, तो वो चेक अमाउंट हमेशा जो सर्कल रेट होता है वो बहुत कम अमाउंट होता है। सर्कल रेट का जो वैल्यू होता है वो कम अमाउंट होता है, लेकिन वो लैंड बिकती है बहुत ज्यादा प्राइस पे। तो जो सर्कल रेट से जो ज्यादा पैसा जो कैश अमाउंट है वो लॉन्ड्रिंग का पैसा हो सकता है, और वहां पे वो जाकर के वो पैसा इन्वेस्ट होता है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप फार्मर्स लैंड खरीदते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से बाहर चले जाएं, पेरिफेरियल सिटीज हैं जैसे मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव से थोड़ा बियॉन्ड चले जाएं, तो इन सब जगहों पे जब लैंड खरीदी जाती है तो कैश और चेक का दोनों का पेमेंट होता है, और चेक अमाउंट हमेशा बहुत कम होता है, और आप बाकी पैसा कैश में देते हैं। तो वो आपने कैश और चेक देकर के आपने प्रॉपर्टी और लैंड तो खरीद लिया आपने उसमें, और पैसा चला भी गया आगे, और प्रॉपर्टी बन गई। अब वो प्रॉपर्टी वो जो बायर है उसको कुछ दिन रह करके रख करके या आगे फिर उसको प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता है और फिर बेचेंगे उसको, और फिर वो द मोमेंट ये पैसा इन्वेस्ट हो गया प्रॉपर्टीज में, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से देश के मेन इकोनॉमी में मिक्स हो गया है, वो इंटीग्रेट हो गया है उसके अंदर। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर कोई ऐसा केस होता है और इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये पकड़े भी जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज किए हैं, अटैच किए हैं और अपने पास रखे हुए, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अभी लेटली आपने सुना होगा इस दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर, चेन्नई, कई जगहों पे बिल्डर्स अरेस्ट हुए हैं क्योंकि वहां लॉन्ड्रिंग के पैसे गए हैं, लॉन्ड्रिंग हुआ है वहां पे। तो इस तरह से लैंड एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे लॉन्ड्रिंग का पैसा इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां चेक अमाउंट कम होता है और कैश का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सर एक चीज और जानना है कि देखिए सरकार को, मुझे लगता है कि ये सारी बातों का पता है, तो सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए ऐसा है कि सरकार और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और उसको इन्फोर्स करना, और सरकार जरूर इस पे बहुत सीरियसली काम कर रही है, और काम किया भी है उन्होंने। मैं खुद वहां पे सरकार के साथ काम कर चुका हूं और मैंने देखा है सरकार बहुत वेहेमेंटली इस चीज को रोकने के प्रयास कर रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बनाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में कई बार अमेंडमेंट्स हुए, जरूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे उसमें अमेंडमेंट, और ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो देश के फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर रहा है, जो आम आदमी को इम्पैक्ट कर रहा है, जो देश के लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको कैसे न कैसे किसी न किसी प्रकार से रोका जाए। तो सरकार बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं उस पर, और आगे भी उठाएंगे, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। सर अभी आपने एक हमारे ऊपर भी क्वेश्चन डाल दिया कि हमारे ऑफिस के, या मतलब हमारे जो फैटर्निटी के लोग हैं उनके ऑफिस से भी बहुत सारे रूट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। सर एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि अब हमारे जैसे लोग और हमारे फर्टिलिटी वाले जो लोग हैं, जो एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ब्रोकर हैं, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ, एक एडवाइस दीजिए सर। देखिए मैं आपके जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मैं प्रॉपर्टी डीलर वर्ड यूज नहीं करता हूं, जनरली ऐसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो आप लोग हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है जब आपके पास कोई बायर आता है और आप उसको सही सलाह दें, मिसगाइड ना करें, और आप जो भी प्रॉपर्टी आप अपने बायर को बेच रहे हैं उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी पहले लें। पहले आप उस कंपनी, कोई बिल्डर है या कोई बड़े बिल्डर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं उनको, तो आप जरूर उस बिल्डर की या उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी कानूनी जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को आगे बायर के पास, बायर को बेचें। उसका एक रीजन जो मैं बताना चाहता हूं इसमें ये होता है कि जनरली जो मैंने देखा है, प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, वो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आकर के अपनी रील बना करके और वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये
पता नहीं होता है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं कल वो हो सकता है वो प्रॉपर्टी उस प्रोजेक्ट में लाउंड्रिंग के पैसे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो देखता हूं कि वो प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन उनको जानकारी ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी या उस बिल्डर के खिलाफ ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। तो आप बेच देते हैं और अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? बायर सफर करता है। कल को केस होता है, बिल्डर अरेस्ट होता है, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, लेकिन इसी बीच में तब तक बायर्स अपने हार्ड अर्न मनी जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका होता है और उनको सालों साल वेट करना पड़ता है उस पैसे को भी निकालने के लिए। तो इसीलिए आपको ईमानदारी से जो है ना कोई भी प्रॉपर्टी प्रमोट करने से पहले, बेचने से पहले आप उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लें, कानूनी जो जानकारी है वो अपने बायर्स को दें और तभी जाकर के उस प्रॉपर्टी को आप बेचें। उसका एक और इसका जो है ना अगला एक्सटेंशन एक और बताता हूं। अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और आप कहीं ना कहीं अगर आप ये पता चला कि आपने गलत प्रॉपर्टी, आपको जानकारी होते हुए नहीं होते हुए भी आपने गलत प्रॉपर्टी बेच दी बायर्स को, तो आप भी फंस सकते हैं उसमें। आप पे भी कार्रवाई हो सकती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, क्योंकि असिस्टिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो अ सिमिलर क्राइम। नितेश सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। और मैं इसी टॉपिक पे, देखिए ये टॉपिक को ना अभी हम बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे जो व्यूअर है उनका भी लिमिटेशन है, तो मैं इसको ना सीरीज वाइज है ना उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आज हमारा इस टॉपिक है ना ये पहला सीरीज है। मैं अगले वीक सर एक बार आपसे फिर से मिलूंगा और इसके बाद के जो कन्वर्सेशन को ना आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और आप लोगों से एक चीज है कि आपके पास कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस आता है, प्लीज दिए गए नंबर पे मैसेज डालें या कॉल करें। नितेश सर हमारे साथ हैं, हम उनसे बार बार क्वेश्चनिंग करेंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपने एक ऐसा टॉपिक मेरे पास लेके आए जिससे कि मैं इस देश की जनता से जुड़ सका। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों से उनको थोड़ा नॉलेज सर मिला अभी होगा। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं सर, मेरे व्यूअर आपसे बहुत क्वेश्चन करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट सीरीज में ना मैं उनके क्वेश्चन का ही आंसर करूँ। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।